डीए न्यूज़ प्लस के खास कार्यक्रम चर्चा है में आप सभी का स्वागत है। मैं बलवीर भारज आज आपको उन बड़ी खबरों के बारे में बताने जा रहा हूं जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर में बरामद हुए करोड़ों रुपए के बारे में। इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट से संसद तक और सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक जबरदस्त चर्चा है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर में 14 मार्च को करीब 15 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए थे। जब ये मामला सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उन्हें इलाहाबाद कोर्ट वापस भेजने का फैसला किया। इसके साथ ही कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्रारंभिक जांच के आदेश भी दे दिए हैं। इस जांच के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कॉलेजियम को रिपोर्ट देंगे। अब बता दें कि दरअसल होली की छुट्टियों के दौरान जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले पर आग लग गई थी, लेकिन उस वक्त वे घर पर नहीं थे। परिवार ने फायर ब्रिगेड को आग की जानकारी दी और जब टीम आग बुझाने पहुंची तो उन्हें घर में नगद पैसे मिले। सूत्रों के मुताबिक जब सीजेआई संजीव खन्ना को ये मामला पता चला तो 5 सदस्यीय कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को ट्रांसफर करने का फैसला किया। हालांकि ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अब तक अपलोड नहीं हुई है। इधर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद ट्रांसफर का विरोध किया। उनका कहना है कि कॉलेजियम के इस फैसले का सवाल उठता है कि क्या हम कूड़ादान हैं। ये मुद्दा अब राज्यसभा में भी उठाया गया। कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने जुडिशियली अकाउंटेबिलिटी पर चर्चा की मांग की। इस पर राज्यसभा के चेयरमैन और उपसभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है और वे इस मुद्दे पर एक स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन करेंगे। फिलहाल जस्टिस वर्मा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ये पैसे उनके घर में कैसे पहुंचे उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और यह उनका पैसा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके खिलाफ एक गंभीर साजिश की जा रही है। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने कहा कि इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए क्योंकि यह मामला अब काफ़ी बढ़ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार रात कुछ दस्तावेज जारी किए और जस्टिस वर्मा के घर से मिले जले हुए पैसे का वीडियो भी शेयर किया। जस्टिस वर्मा ने फिर से सभी आरोपों को खारिज किया और कहा कि यह उनका या उनके परिवार का इस नकदी से कोई लेना देना नहीं है। उनका मानना है कि उनके खिलाफ कोई बड़ी साजिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिस कमरे में आग लगी थी वह एक आउट हाउस था जो उनके मुख्य निवास से पूरी तरीके से अलग है। उनके मुताबिक यह सूचना कि कोई आम इस्तेमाल वाले स्टोर रूम में नकदी रखेगा बिल्कुल अविश्वसनीय है। उन्होंने कहा कि अगर मीडिया ने पहले जांच की होती तो उन्हें इस तरह प्रेस में बदनाम नहीं किया जाता। हालांकि कुछ अखबारों ने दावा किया है कि स्टोर आसान नहीं है। जैसे कि जज के घर में आग लगी उसके बाद से मामले में एक के बाद एक कई खुलासे हुए, जिसमें अब नोटों से भरी 500 रुपये की बोरियों में आग लगाने की तस्वीर सामने आ रही है, जिसमें 500 रुपये के अधजले नोट स्पष्ट देखे जा सकते हैं। सोशल मीडिया में इसको लेकर जमकर चर्चा है। इस कांड के बाद अब भारत के जुडिशरी सिस्टम पर लोग सोशल मीडिया पर तंज कस रहे हैं। आपको बता दें कि 2018 में गाजियाबाद की सिंभावली शुगर मिल में गड़बड़ी के मामले में भी जस्टिस वर्मा पर करीब 98 करोड़ के घोटाले के मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। शिकायत में कहा गया था कि शुगर मिल ने किसानों के लिए जारी किए गए 97.85 करोड़ रुपए के लोगों को गलत इस्तेमाल किया है। जब जस्टिस वर्मा कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, इस मामले में कुछ दिनों तक केस चला, पर बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई को जांच बंद करनी पड़ी। आपको बता दें कि जस्टिस वर्मा के ताज़े मामले में सीजेआई ने 3 मेंबर की जांच कमेटी बना दी है और उन्हें कोई काम ना देने को कहा है। जी हाँ, जांच कमेटी
बनाई है और सीजीआई ने कहा है कि जस्टिस वर्मा को किसी भी प्रकार का कोई काम ना दिया जाए। उनके मोबाइल फ़ोन की जांच के आदेश भी जारी किए हैं। आपको बता दें कि ये सब खबरें आने के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कोर्ट पर, न्यायालय पर, कि क्या भारत का लोकतंत्र ऐसे न्यायालयों में बचा रहेगा जहां पर भ्रष्टाचार की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि अभी ये सब जांच का विषय है, लेकिन ये बड़ी अदालतों पर भ्रष्टाचार के जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं उससे आम आदमी परेशान दिख रहा है। उसको लग रहा है कि जिस देश की न्याय प्रणाली इतनी खतरनाक ढंग से चल रही है उस पर आम आदमी कैसे विश्वास करेगा, और अगर न्यायपालिका ही इस तरीके के गोरख धंधों में फंसी हुई है तो किसको किस प्रकार का जस्टिस मिलता होगा, यह एक बड़ा सवाल या निशान है। अगली जो बड़ी खबर है वो बॉलीवुड अभिनेता सुशांत राजपूत की मौत के मामले को लेकर है। दरअसल बॉलीवुड अभिनेता सुशांत राजपूत की मौत के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सीबीआई ने करीब 4.5 साल की जांच के बाद इस मामले की क्लोजर रिपोर्ट मुंबई की एक विशेष अदालत में पेश कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार सुशांत की मौत आत्महत्या से हुई थी और आत्महत्या के लिए किसी भी व्यक्ति के द्वारा उकसाने के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। इस रिपोर्ट के बाद जांच एजेंसी ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दी है। अब कोर्ट यह तय करेगा कि सीबीआई की रिपोर्ट को मंजूरी दी जाए या फिर मामले में आगे कोई नई जांच के आदेश दिए जाए। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान सिंधे ने सीबीआई की रिपोर्ट और उनके फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि हम सीबीआई के आभारी हैं जिन्होंने इस मामले की हर एंगल से गहन जांच की और अब मामले को बंद कर दिया। मानसिंधे ने कहा कि इस पूरे केस में कई झूठी कहानियां बनाई गई, लेकिन रिया और उनका परिवार चुप रहकर सब सहते रह गए। उन्होंने कहा, मैंने शुरू से ही कहा था कि अंत में सच की ही जीत होगी। वकील ने यह भी कहा कि रिया को अब क्लीन चिट मिल गई है और यह न्याय की प्रक्रिया में विश्वास को स्थापित करता है। मामले की शुरुआत और जांच आपको बता दें कि 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत अपने बांद्रा स्थित फ्लैट में मृत पाए गए थे। उनकी मौत को लेकर शुरू में हत्या की आशंका जताई गई, लेकिन बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण दम घुटना बताया गया। सुशांत के बहनोई और आईपीएस अधिकारी ओपी सिंह ने प्रारंभ में इस मामले को लेकर शक जताया और जांच की मांग की थी। सुशांत के पिता के सिंह ने 2020 में पटना में एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर में उन्होंने आरोप लगाया था कि रिया चक्रवर्ती और अन्य लोगों ने सुशांत को आत्महत्या के लिए मानसिक रूप से उत्पीड़न किया और उससे आत्महत्या के लिए उकसाया, आर्थिक धोखाधड़ी भी की। इस एफआईआर के बाद रिया चक्रवर्ती ने भी मुंबई के काउंटर शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने सुशांत की बहनों पर फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लेने का आरोप लगाया। वही सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जांच में कई पहलू सामने आए। सीबीआई ने एक एफआईआर में दर्ज की और मामला जांच में लिया। साथ ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी जांच शुरू की और रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स के जुड़े आरोपों में गिरफ्तार किया। रिया को कुल 27 दिन जेल में रहना पड़ा, लेकिन इसके बाद मामले में रिया को क्लीन चिट मिल गई। सीबीआई की फाइनल क्लोजर रिपोर्ट के बाद रिया के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत न मिलने के कारण उन्हें पूरी तरीके से मुक्त कर दिया। अब सीबीआई के द्वारा दाखिल की गई क्लोजर रिपोर्ट के बाद यह अदालत का निर्णय होगा कि इस मामले में आगे की जांच जारी रखी जाए या नहीं। रिपोर्ट में आत्महत्या के कारण को स्पष्ट कर दिया है, लेकिन अदालत को इस पर अपनी राय देनी है कि जांच का अब क्या रास्ता होगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई की जांच पूरी होने के बाद रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिलना एक बड़ा मोड़ है। कई महीनों से इस केस को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी और कई आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे। अब जब सीबीआई ने अपनी जांच को बंद करने का फैसला लिया है तो यह स्पष्ट है कि अदालत ही तय करेगी कि आगे क्या कदम उठाया जाए। फिलहाल रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के लिए यह राहत की बड़ी खबर है, लेकिन यह मामला अब भी सोशल मीडिया और सार्वजनिक चर्चा में बना हुआ है।
अगली जो बड़ी खबर है जो चर्चा में बनी हुई है वो है नीतीश कुमार का एक वीडियो से जुड़ा हुआ है जो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान के समय अपने पास खड़े प्रधान सचिव दीपक कुमार को बार बार कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, जबकि दीपक कुमार उन्हें इशारे से समझाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए कि राष्ट्रगान चल रहा है, उन्हें खड़ा रहना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार लगातार दीपक कुमार को टोकते दिख रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद नीतीश कुमार की काफ़ी आलोचना हो रही है। आपको लगे हाँ तो यह भी बता दें कि कभी भी किसी के पांव छू लेना जैसी हरकतें करते हुए नीतीश कुमार देखे गए हैं। आम सभा इत्यादि में भाषण देने के दौरान वाक्य पूरा न कर आगे बढ़ जाने और कुछ भूल जाने जैसे वाक्य भी सामने आए हैं, जबकि नीतीश कुमार का भाषण पहले धारदार और सुलझा हुआ होता था, अब इसके उलट है। इससे अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार वाकई बीमार चल रहे हैं, क्या उन्हें मानसिक कोई बीमारी है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार को पूर्व में लोगों ने देखा है, अब नीतीश कुमार उसके बिल्कुल उलट है। कई बार वो खोए हुए नजर आते हैं, कई बार वो कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने राजगण वाले मामले में नीतीश कुमार से सदन में माफ़ी मांगने की बात कही है। इसके बाद बिहार विधानसभा परिषद में हंगामा हुआ और कार्यवाही का स्थगित कर दिया गया। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। राबड़ी देवी ने विधान परिषद में कहा कि नीतीश कुमार का दिमाग खराब हो गया है, जबकि विधान परिषद के सभापति ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। वहीं तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि यह सिर्फ नीतीश कुमार का नहीं बल्कि भाजपा और जेडीयू का संयुक्त अपमान है। वहीं आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं और वे मुख्यमंत्री पद पर बैठने के योग्य नहीं हैं। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर ने इस मामले को खारिज करते हुए कहा कि कोई अपमान नहीं हुआ है। साथ ही इस पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार को माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने तेजस्वी यादव के बयान का जवाब देते हुए कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को अच्छे से जानती है और वे इस मामले में किसी से समझाने की ज़रूरत नहीं रखते। जबकि विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार का राष्ट्रवाद पर सवाल उठाना गलत है और ये परिवारवादी राजनीति की चाल है। नीतीश कुमार के समर्थन में जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार स्वतंत्रता सेनानी के बेटे हैं, जबकि लालू यादव किडनी ट्रांसप्लांट के बाद बीमार हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के बीमार चलने की बात पहले भी उठ रही थी, मगर सबसे लेटेस्ट 20 मार्च की है, जब पाटलिपुत्र खेल परिसर में राष्ट्रगान शुरू हुआ तो पहले नीतीश ने उसे रुकवा दिया और कहा कि स्टेडियम का एक चक्कर लगाकर आते हैं। संकेत मिलते ही मंत्री चौधरी ने राष्ट्रगान बंद करवाया और जब चक्कर लगाने के बाद वापस मंच पर खड़े हुए और राष्ट्रगान शुरू हुआ तो नीतीश कुमार अजीब हरकतें करते दिखे। आपको बता दें कि 15 मार्च को होली मिलन समारोह के दौरान सांसद रविशंकर प्रसाद के पैर छूने लगे, तब रविशंकर ने स्वयं और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने उन्हें रोक लिया और रविशंकर ने गले मिल नीतीश कुमार की गलती को संभालने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश वो 2-3 दफ़े कर चुके हैं। अब आपको बता दें कि 30 जनवरी को पटना में महात्मा गांधी के लिए पटना में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में नीतीश कुमार बापू को श्रद्धांजलि देने के बाद अचानक ताली बजाने लगे। तब विधानसभा स्पीकर ने उन्हें रोका। नीतीश कुमार के इस तरह के व्यवहार के बाद बिहार की राजनीति में हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष मानसिक बीमारी की बात कर नीतीश के इस्तीफे की मांग कर रहा है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव के बाद जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। यह बात प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी जानते हैं, लेकिन वोट के लालच में कुछ नहीं कर रहे हैं। नवंबर 2023 में भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने विधानसभा में कहा था कि नीतीश किसी गंभीर मानसिक बीमारी के शिकार हैं। ऐसे शख्स के भरोसे बिहार छोड़ा हुआ है, जो कि उचित नहीं है।
आम लोगों में भी अब सुगबुगाहट है कि नीतीश कुमार जो पहले भाषण दिया करते थे उसमें बड़ा ही धारदार और सुलझा हुआ होता था, पर अब जब वो भाषण के दौरान अटकते हैं, कई वाक्य भी पूरा नहीं कर पाते और शब्द छोड़ आगे बढ़ जाते हैं। इसको लेकर ऐसा लगता है कि उनकी समस्या गंभीर है। आने वाले दिनों में खुलासा हो जाएगा, पर अब बात यह भी उठने लगी है कि नेताओं की भी एक उम्र होनी चाहिए रिटायरमेंट की। जी हाँ, जिस तरीके से नीतीश कुमार अपनी बातों को भूल जा रहे हैं और आजकल जो लगातार एक के बाद एक उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं चल रही हैं, जो अचानक से ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया। इसको लेकर अब लोगों में यह चर्चा उठने लगी कि उम्र का उनके ऊपर असर आ रहा है और वह अपना दिमागी जो संतुलन है, जो याददाश्त है, उस पर वो पूरा फिट नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी हरकतें यह सब बताती हैं। इसलिए अब एक सवाल उठने लगा है समाज में, सोशल मीडिया में, हर जगह लोग चर्चा करने लगे हैं कि क्या नेताओं की भी एक उम्र होनी चाहिए रिटायरमेंट की। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपसे इसी मंच पर फिर किसी जन सरोकार के मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।